नमस्कार साथियों, अर्थ की पाठशाला के एक नए एपिसोड में एक बार फिर आपका बहुत जोरदार स्वागत है। इस एपिसोड में हमने पिछले एपिसोड में जो टॉपिक शुरू किया है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो जीएस पेपर 3 मेंस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है, साफ साफ मेंशन है और इससे पिछले साल क्वेश्चन भी यूपीएससी में आया हुआ है। इसी टॉपिक को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हम एलोबरेट कर रहे हैं, इसको विस्तार से बात कर रहे हैं। इस टॉपिक का दूसरा पार्ट है जो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं। इस टॉपिक को शुरू करूं, थोड़ा पिछले वीडियो से मैं आपको कनेक्ट करूं, उससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूं आपसे। अब प्रिपरेशन के दौर में बहुत सारी चीजें दिमाग में एक साथ आती हैं, तो ये पूरा का पूरा गेम थॉट प्रोसेस का है और थॉट प्रोसेस पे मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूं आपसे। एक फॉर्मूला है, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। का मतलब क्या हुआ? योर थिंकिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एक्शन। हम कुछ भी करते हैं उसके पहले सोचते हैं, हम जो सोचते हैं वही करते हैं। यानी अगर हम टी पे काम कर लें, यानी पॉजिटिव सोचें, तो हमारा वर्क ऑफ एक्शन भी पॉजिटिव होगा। अगर हम निगेटिव सोचें तो हमारा वर्क ऑफ एक्शन भी निगेटिव होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अपने काम पे अगर ध्यान देना है, काम को अच्छा करना है, उसके के लिए अपने थॉट प्रोसेस पे काम करना होगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो मैं सोच रहा हूं ना, वो पॉजिटिवली सोच रहा हूं कि नहीं। यानी अपने सोच को लेकर के भी आपको पॉजिटिवली सोचना होगा, क्योंकि हम कुछ भी करते हैं पहले उसके सोचते हैं। और सोच की गुलामी, जो थिंकिंग का जो स्लेवरी है ना, वो बहुत खतरनाक होता है रादर देन इसके फिजिकल गुलामी के। अगर किसी की सोच पे कब्जा कर लिया गया है, वो आदमी बहुत खतरनाक बन जा सकता है। यानी जिसने उसकी सोच पे कब्जा किया है, उसके एक्शन पे भी उसका कब्जा हो जाता है। आप देखिए ना, सुसाइड बमर्स के थिंकिंग प्रोसेस को अपने कब्जे में कर लिया जाता है, उन्हें मजबूर कर दिया जाता है इस तरह सोचने के लिए। और 20 साल, 22 साल, 18 साल का युवक अपने आप को एक भीड़ में जाकर के अपने शरीर पे बम बांध के सबको उड़ा देता है और उसे बताया जाता है कि उसको 72 हूरें मिलेंगी, या आप एक बहुत पुण्य का काम करने जा रहे हो। ये क्या है? ये सब उसके थॉट प्रोसेस को अपने कब्जे में करने की प्रक्रिया है। इसलिए पॉजिटिव सोचेंगे, वर्क ऑफ एक्शन पॉजिटिव होगा, सीधा सा बात है। निगेटिव सोचेंगे, हमारे कार्य प्रणाली में, हमारे कार्य करने की प्रक्रिया में वो निगेटिविटी दिखेगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबसे जरूरी चीज है थिंकिंग पे काम करना। और दूसरी बड़ी चीज क्या है? अचानक कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आता है, परिवर्तन धीरे धीरे आता है। सबसे इंपॉर्टेंट है पहला स्टेप। सपोज करो आपको किसी घर के 3rd फ्लोर पे या 2nd फ्लोर पे जाना है। अब इमेजिन करें कि हमारा पैर इतना बड़ा अचानक हो जाए कि पैर बड़ा करे सीधे वहां पहुंच जाए। ये हो ही नहीं सकता। उसके लिए आपको पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी पे चढ़ना होगा। तो थोड़ी देर बाद आप महसूस करेंगे कि आप जमीन से बहुत ऊंचाई पे आ चुके हैं। यानी छोटे छोटे स्टेप्स ही लाइफ में बड़े स्टेप्स ले आते हैं। इसलिए छोटे स्टेप्स को लेकर के आप सोचना शुरू करेंगे, फिर अगला, फिर अगला, पॉजिटिविटी के साथ वर्क ऑफ एक्शन अपने आप आपका पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इस टॉपिक पे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो हमने इस टॉपिक को खोलने के लिए बड़ा साइंटिफिक तरीका अपनाया था। कुछ नहीं है, उस टॉपिक से सवाल कुछ करिए, अपने आप टॉपिक अपने आप खुलता चला जाएगा। पिछले वीडियोस में हमने बात कर लिया व्हाट इज ईडीएस, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। मैंने बोला कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्यान्न और अन्य जरूरी चीजों को जरूरतमंदों को सामाजिक न्याय को ध्यान में रखकर बांटना ही ये प्रक्रिया कहलाती है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। पब्लिक वेलफेयर को ध्यान में रखकर, और ये सबसे बड़ी सरकार की एक तरीके से योजना है जिसमें लोक कल्याण को विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। खाने के साथ साथ अन्य जरूरी चीजों को बांटना ही कहलाता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इन टॉपिक्स पर और डिटेल में बात करने के लिए आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं, इसका जो पार्ट 1 है। फिर हमने बात किया वाई, क्यों। इसमें हमने बताया उद्देश्य क्या है, जिसे साफ दिख रहा है, सामाजिक न्याय तय करना देश के अंदर। दूसरा, देश के अंदर भुखमरी कम करना। तीसरा,
खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना देश के अंदर। तो ऐसे इसके उद्देश्य की बात की गई। फिर हमने बात किया व्हेन, कब खाद्य वितरण प्रणाली या सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो इसकी हिस्ट्री की हमने बात की थी और मैंने बात किया था कि 1939 में इसकी शुरुआत मानी जाती है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। अंग्रेजों ने ऐसे भारतीय जो भारत अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, उनके परिवारों को सब्सिडाइज रूप से या कम दामों पे चावल देना शुरू किया। 1965 में सीएसीपी और एफसीआई, सीएसीपी का शायद आपने नाम ना सुना हो, लेकिन एफसीआई का जरूर सुना होगा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एफसीआई की स्थापना हुई। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बहुत और ऑर्गेनाइज तरीके से शुरू किया गया, क्योंकि यहीं से शुरुआत न्यूनतम समर्थन मूल्य की होती है। उस समर्थन मूल्य पे किसानों से अनाज खरीदा जाता था और उसको एक जगह बफर स्टॉक यानी स्टोर करके रखा जाता था, और उसी स्टोरेज से कम दाम पे जनता को बांटने के लिए निकाला जाना शुरू किया गया। कब से? 1965 में। 1970 में ये चीजें क्या हो गई? ऑर्गेनाइज्ड हो गई, हमने बताया था। और फिर 1992 में इसे आरपीडीएस किया गया, यानी रिवैम्प्ड पीडीएस। आरपीडीएस का मतलब यह हुआ कि सबसे पहले उन इलाकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाने लगा जहां पे सरकार की पहुंच नहीं थी। सबसे पहले कोशिश ये की गई कि भाई उन्हें दिया जाए। दूसरा सबसे बड़ा काम क्या किया गया? टीपीडीएस, टारगेटेड पीडीएस। मैं बस लिंक करने के लिए इन चीजों को फिर से रिवाइज कर रहा हूं। टारगेटेड पीडीएस का मतलब क्या होता है? लक्षित समाज सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसके तहत सरकार ने क्या किया? पूरे जो लाभार्थी थे उनको दो पार्ट में बांटा, एपीएल और बीपीएल। एपीएल का मतलब एबव पॉवर्टी लाइन वाले परिवार, यानी जो गरीबी रेखा से ऊपर है। बीपीएल का मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन के ऐसे परिवार जो गरीबी रेखा से बहुत नीचे है। एपीएल और बीपीएल में बांटा और कहा कि सबसे पहले हम देंगे किसको? बीपीएल को देंगे सब्सिडाइज रेट पे, और अगर बच गया तो मार्केट रेट पे देंगे एपीएल को, जो गरीबी रेखा से नीचे है। 2000 में क्या किया गया? एएवाई स्कीम लाई गई, अंत्योदय अन्न योजना। पूछता है कई बार कि एएवाई स्कीम कब लाया गया? सन 2000 में लाया गया। अंत्योदय अन्न योजना के तहत क्या हुआ? अंत्योदय अन्न योजना के तहत प्यारे बच्चों हुआ ये कि टू फाइंड पुअरेस्ट अमॉन्ग द पुअर, गरीबों में भी गरीब को खोजा गया। मैंने बताया था अंत्योदय के बेनिफिशियरीज कौन हो सकते हैं। ऐसे लोग जिनके पास अपना घर ना हो, ऐसे लोग जिनके पास अपना खेत ना हो, ऐसे बुजुर्ग जिनके अपने बच्चे ना हो, ऐसी विधवा महिला जिसके बच्चे तो हो लेकिन उसका पति ना हो और उसके पास काम करने के कोई और चांसेस ना हो, ऐसे लोगों को गरीबों में गरीब कहा गया, अंत्योदय अन्न योजना। और सन 2000 में अन्नपूर्णा योजना आई थी, ध्यान से लिख लीजिएगा, अन्नपूर्णा योजना 2000 में आई। इसके साथ कहा गया ऐसे बुजुर्ग जो वृद्धा पेंशन योजना के लाभार्थी नहीं हैं, उनको सरकार 10 किलो अनाज मुफ्त में देने की बात की थी अन्नपूर्णा योजना के तहत। और फिर 2013 में सरकार कानून लेके आती है जिसको कहते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 लागू हुआ, जिसके तहत यह तय किया गया कि कम से कम ग्रामीण क्षेत्र के 75% परिवारों को और शहरी क्षेत्र के 50% परिवारों को फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा व्यवस्था से क्या करना है? जोड़ना है, उसमें शामिल करना है। और प्रत्येक लाभार्थी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ ले रहा था उसको 5 किलो अनाज पर महीने, यानी प्रत्येक मंथ में 1 रुपया के हिसाब से मोटा अनाज, 2 रुपये के हिसाब से गेहूं और 3 रुपये के हिसाब से चावल दिया जाएगा। और 14 वर्ष तक की बच्चियों को या जो बच्चे हैं उनको ड्राई राशन आंगनवाड़ी के तहत दिया जाएगा। और ऐसी महिलाएं जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाती हैं, यानी सरकारी अस्पताल में इनका बच्चा पैदा होता है, उनको 6,000 रुपये स्तनपान कराने के लिए, उनके हेल्थ बेनिफिट के लिए इस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत दिया जाएगा। और यूपीपीसीएस में मेंस में सीधे ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधान क्या है, उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, ये सीधा सीधा यूपीपीसीएस में पूछ लिया गया था। तो आपको इसको ध्यान रखना है। और हम यहां तक बात कर चुके थे, अब बात आ रही है कैसे, हाउ, कैसे ये
सार्वजनिक वितरण प्रणाली काम करती है। तो देखिए, सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कार्य करते हैं, इस पे काम करते हैं। केंद्र और सरकार, केंद्र सरकार का क्या रोल है? केंद्र सरकार का रोल है प्रोक्यूरमेंट। प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है खरीदना। केंद्र सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदती है। तो केंद्र सरकार ने इस काम के लिए किसको रखा है? एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? एमएसपी जिसको कहते हैं, ये भी आपके सिलेबस में है, मैं इस पे बात भी करूंगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसान अभी इस समय रबी का सीजन है, अपने गेहूं बेच रहे होंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य पे, और न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य होता है जिस पे सरकार किसानों को यह प्रॉमिस करती है, इंश्योर करती है कि भाई किसान के समस्त अनाज को हम इस रेट पे खरीदेंगे। इस रेट की घोषणा सरकार किसान को फसल बोने से पहले कर देती है। 2 बार करती है, एक रबी की फसल के पहले, दूसरा खरीफ की फसल के पहले। रबी का सबसे पॉपुलर फसल है कौन? गेहूं, और उसके आसपास जो फसलें बोई जाती हैं आप सोच सकते हैं। खरीफ का सबसे पॉपुलर फसल कौन है? धान, और धान के साथ जो कुछ बोया जाता है वो खरीफ सीजन में आती हैं। और बीच में एक और सीजन होता है जायद, जो समर सीजन में आता है, अभी देखिए रबी के बाद से और खरीफ के पहले, यही मई जून, यानी अप्रैल मई जून के आसपास के बीच में। तो ये सीजनल वेजिटेबल्स इसमें आती हैं, सब्जियां आती हैं। और देखिएगा इस समय ऐसे फसल होती है जैसे वाटरमेलन यानी तरबूजा, मस्क मेलन खरबूजा, ककड़ी, तो ये सब चीजें आती हैं जायद के अंदर। तो ये क्रॉपिंग 3 तरह का एक फसल चक्र यहाँ भारत में अपनाया जाता है बेसिकली, रबी, खरीफ और जायद। तो इन सब के रबी और खरीफ के पहले सरकार एक प्राइस तय करती है जिसको कहते हैं एमएसपी। एमएसपी सरकार 23 क्रॉप्स के लिए कहती है। 23 क्रॉप्स में यानी 22 क्रॉप्स होते हैं, और एक अगर शुगर को भी ऐड कर लेंगे, शुगर केन को ऐड कर लेंगे, जिसके लिए जारी किया था एफआरपी, तो अगर उन सबको मिलाकर कहेंगे तो 23 फसलें होती हैं। अगर इस तरह देखेंगे तो 22 फसलें और एक गन्ना, जिसके लिए एफआरपी, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, उचित मूल्य दर जारी किया जाता है। तो अगर केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करेंगे तो 22 फसलों के लिए जारी किया जाता है, और एक गन्ने को अगर हम जोड़ लेंगे तो 23 हो जाता है, जिसके लिए वही सरकार ही जारी करती है, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य ना जारी करके उचित मूल्य जिसको कहते हैं एफआरपी, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस जारी किया थे। तो वहां थोड़ा सा डिरेल नहीं होंगे, वहां पहुंचेंगे हम बाद में। लेकिन फिलहाल मैंने कहा प्रोक्यूरमेंट की जिम्मेदारी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। भाई एक बात बताओ, अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है किसी को तो खरीदना पड़ेगा ना कहीं से, तो खरीदने का काम केंद्र सरकार कैसे करती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य पे। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? वह मूल्य होता है जिसपे सरकार पहले से घोषणा कर देती कि भैया हम आपका इतना अनाज खरीदेंगे ही खरीदेंगे, और उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। किसानों से कहती तुम्हारे सारे पूरे अनाज को हम खरीदेंगे। अब एमएसपी एक इंडिविजुअल टॉपिक है, तो उस पर हम अगले वीडियोस में बात करेंगे डिटेल में, लेकिन फिलहाल एमएसपी का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि सरकार का एक ऐसा प्रॉमिस जिसके तहत सरकार कहती है किसान से कि हम आपके समस्त अनाज को खरीदने के लिए पहले से तैयार हैं। तो खरीदता कौन है? एक बॉडी है जिसका नाम है एफसीआई। अभी मैंने बताया कब बना? 1965 में। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम कहते हैं। इसके 2 काम हैं, एक तो खरीदना, और यहां ध्यान रखिएगा सरकार जो अनाउंस करती है कि इस रेट पे खरीदेंगे उसको एमएसपी कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। लेकिन जिस रेट पे एफसीआई खरीदती है उसको कहते हैं पीपी, यानी प्रोक्यूरमेंट प्राइस। हिंदी इसका होता है खरीद मूल्य। कौन सा मूल्य होता है? खरीद मूल्य होता है, खरीद मूल्य, प्रोक्यूरमेंट प्राइस। तो प्रोक्यूरमेंट करने की जिम्मेदारी एफसीआई की। एफसीआई किसने बनाया? केंद्र सरकार ने। तो हम कह सकते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली में 2 व्यवस्था होता है, खरीदने का काम सेंटर का होता है, फिर इसी एफसीआई की जिम्मेदारी स्टोरेज करने की होती है, जिसे हम बफर स्टॉक कहते हैं। यानी खरीदना है, इसे खरीद के रखना भी है एक जगह, इसको खरीद के क्या करना है? एक जगह स्टोर करना है, जिसको कहते हैं बफर स्टॉक। आप देखेंगे सिलेबस तो बफर स्टॉक भी एक टॉपिक है,
आप में मेंशन किया गया। बफर स्टॉक का मतलब एक स्टॉक बना के रखना। और देखिए हमारी संस्कृति में पहले से है। आप अगर गांव से जुड़े होंगे तो देखेंगे जब नई फसल कटती है तो कहते हैं नई वाली फसल को स्टोर करो, अब पुराना खाओ। एक पूरा का पूरा कार्यक्रम होता है कि नया रखो पुराना खाओ, मनाया जाता है इस चीज को लेकर के फसल के पास। तो भारत सरकार ने भी ये कॉन्सेप्ट लाया कि अनाज खरीद के हम बफर स्टॉक रखेंगे, क्योंकि देखिए कृषि मानसून का जुआ है। हो सकता हो किसी साल मानसून अच्छी ना हो, फसल उत्पादन बहुत अच्छा ना हो, और अपने लोगों को हम क्या खिलाएंगे, इसलिए बचा के रखना है। इसीलिए कॉन्सेप्ट आया बफर स्टॉक का, इमरजेंसी। अगर बढ़िया मानसून नहीं हुआ, उत्पादन नहीं हुआ, तो फसल या अनाज बचा के रखो बफर स्टॉक में, ताकि कैलामिटी सीजन में या फिर कोई बहुत ज्यादा इस तरह की स्थितियां आ जाती हैं जब आपदा आ जाए, तो भैया बचा के रखो, ये काम आएगा। और इसी में से कुछ पोर्शन जो होता है वो जाता है पीडीएस के लिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए। तो देखिए खरीदने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की, स्टोर करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की, ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की, और अब इसे जब ये आ जाता है राज्यों में, डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण की जिम्मेदारी, वितरण डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? स्टेट की होती है, राज्य सरकार की। तो केंद्र और राज्य के बीच में आप समझ पाए कैसे काम बढ़ता है। अब ये कैसे होता है, थोड़ा सा एक व्यवहारिक आपको उदाहरण बताता हूं। सिंपल सी बात है कि स्टेट लेवल पे या स्टेट में कैसे क्या कौन सी वो फंक्शनिंग होती है। देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का स्ट्रक्चर होता है, उसमें सबसे ऊपर ऑफिसर होता है डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी होती है जो भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अनाज आया उसको कैसे वितरण करना, उसको कैसे मेंटेन करना, वो डीएम का काम होता है। मंडल लेवल पे एक ऑफिसर होता है सप्लाई कमिश्नर, सप्लाई कमिश्नर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको देखने का काम क्या होता है? डीएम का होता है। डीएम के नीचे एसडीएम और डीएसओ, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर। एसडीएम का काम मॉनिटरिंग का होता है, अलॉटमेंट का होता है, कोटा कैसे अलॉट होगा। सप्लाई को मेंटेन करने की जिम्मेदारी होती है डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, जिसको डीएसओ कहते हैं। ये दोनों पीसीएस के पोस्ट है, दोनों से होते हैं। डीएसओ के नीचे होते हैं एआरओ, असिस्टेंट राशनिंग ऑफिसर, और एआरओ के नीचे होते हैं सप्लाई इंस्पेक्टर, जो ब्लॉक लेवल पे होते हैं, जो जांच करने की कोशिश करते हैं कैसे कोटा गया है, कैसी चीजों। तो अगर आप हायरार्की समझेंगे इसमें काम करने के लिए, तो सप्लाई इंस्पेक्टर ये लोअर सबऑर्डिनेट का पोस्ट है। अभी ये मुझे लगता है एसएससी के थ्रू हो रहा है, जो राज्य स्तर पे हो रहा है। तो ये लोअर सबऑर्डिनेट का पोस्ट है, समझ लो। उसके ऊपर एआरओ, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम। अब आपको समझाते हैं थोड़ा कोटा कैसे मिलता है। तो किसी को कोटा लेना हो तो एसडीएम ऑफिस में 50,000 रुपए का एक बॉन्ड जमा करना होता है, और इसका अलॉटमेंट, जो शॉप का फेयर प्राइस शॉप का अलॉटमेंट एसडीएम के द्वारा किया जाता है, जिसमें डीएसओ भी शामिल होते हैं। तो आपको एक बॉन्ड भरना पड़ता है, 50,000 रुपया जमा करना पड़ता है, और 50,000 रुपया जमा करने के बाद आप कहते हो कि भाई ये मेरा पैसा है, और अब हम इस फेयर प्राइस शॉप को या कोटे को या सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान को हम रन करेंगे। अगर आपके ग्राम सभा में आपका कोई विरोध नहीं है, आपको अपने ग्राम पंचायत में आपके प्रधान का सपोर्ट है, तो आपको वो कोटा अलॉट हो जाता है। मान लीजिए आपके कोई विरोधी आ गए कि हमने कहा हम भी लेंगे, इन्हें नहीं मिलना चाहिए, तो अब क्या होता है, एसडीएम गांव में आकर के ग्राम प्रधान के सामने गांव के लोगों का मत लेते हैं, और उसमें लोग हाथ उठाते हैं कि हम इनके फेवर में है। ये ज्यादा लोग जिसके फेवर में हो जाते हैं, ज्यादा लोग जिसके फेवर में हाथ उठा देते हैं, कोटा उसको अलॉट हो जाता है। और अगर शिकायत मिलती है, सही से बांट नहीं रहे हैं या कुछ ऐसी स्थिति होती है, तो शिकायत सप्लाई इंस्पेक्टर को किया जाता है। सप्लाई इंस्पेक्टर जाके मौके पे जांच करते हैं,
अपनी रिपोर्ट अपने ऊपर ऑफिशियल्स को देते हैं। फिर एसडीएम तक जब ये रिपोर्ट जाता है तो एसडीएम इस कोर्टे को खारिज भी कर सकते हैं, इकोनॉमिक पनिशमेंट अर्थदंड भी दे सकते हैं और इस व्यक्ति को जेल भी हो सकती है। ये प्रक्रिया है जो पूरी तरीके से वर्कआउट करती है सप्लाई ऑफिसर्स के थ्रू, पीएसओ के थ्रू, एआरओ के थ्रू, ग्रामीण लेवल पे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की। तो ये बेसिक प्रॉब्लम है। हमने जबरदस्त हाउ, हमने इसका उत्तर समझा हाउ। तो ये बेसिक प्रॉब्लम है डीएम, डीएसओ, एआरओ, एसडीएम और तो ये चीजें काम होती है। अब समझते हैं थोड़ा सा चैलेंजेस क्या है इस सिस्टम में, चैलेंजेस क्या है। और देखिए अगर क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन में यही बात आई है, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ पीडीएस सिस्टम इन इंडिया, गिव योर सजेशन फॉर इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। तो चैलेंजेस क्या है? तो चैलेंजेस हर लेवल पे है, प्रोक्यूरमेंट लेवल से लेकर के, खरीदने से लेकर के, स्टोरेज करने से लेकर के और वितरण करने तक हर लेवल पे चैलेंज है। क्या क्या चैलेंजेस है? मैंने कहा अगर आपको ऑर्गेनाइज तरीके से थॉट प्रोसेस डेवलप करना है, लिंक करना है, ग्राउंड लेवल से लेकर चीजों को सोचना है, तो आप स्टेक होल्डर्स तय कर लीजिए। स्टेक होल्डर्स जब तय करेंगे, पूरे प्रोसेस को जब तय कर लेंगे, तो अपने आप आपको चैलेंजेस समझ में आ जाएगी। जैसे प्रोक्यूरमेंट लेवल पे क्या चैलेंज है? प्रोक्यूरमेंट लेवल पे पहला चैलेंज है एमएसपी के दौरान जो खरीद जाता है उसके लेवल पे क्या चैलेंज है? प्रोक्यूरमेंट लेवल पे पहला चैलेंज तो ये है कि क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन, क्वालिटी इंश्योर नहीं होती है। आपने देखा होगा गांव में कोटे से लोग चावल लेकर के, गेहूं लेकर के उसको किसी बाहरी दुकान पे बेच देते हैं, फिर दुकान पे दूसरा खरीदते हैं। आपने एकदम सुना होगा इस चीज को लेकर के कि कोटे पे लेकर के और लोग क्या है बाहर बेच देते हैं, फिर बाहर से दूसरा खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ही खराब क्वालिटी का फूड ग्रेन इस पे बेचा जाता है, दिया जाता है। ठीक है? क्यों बहुत खराब क्वालिटी का दिया जाता है? क्योंकि खराब क्वालिटी का खरीदा जाता है। तो खराब क्वालिटी का क्यों खरीदा जाता है? तो यहीं से प्रॉब्लम आ गया कि जो एफसीआई ऑफिसर्स हैं वो अकाउंटेबल नहीं है, करप्ट है। कैसे करप्शन होता है? एफसीआई ऑफिसर कहता है कि भाई देखिए, दो बातें हैं कि अगर किसी को आपको, जैसे मान लीजिए कि वी शांताराम कमेटी की रिपोर्ट कहती है भारत के अंदर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 94% किसान अपना अनाज बेचते ही नहीं, केवल 6% किसान अपना अनाज बेचते हैं। और वो कौन से किसान है? बड़े किसान है। तो सरकार तो हजारों करोड़ के अनाज खरीदती है न्यूनतम समर्थन मूल्य पे। तो सरकार किससे अनाज खरीदती है? तो सरकार अनाज खरीदती है बिचौलियों से, इंटरमीडिएटरीज से। आप देख रहे होंगे जो किसान होता है उस किसान के खेत में ही जो उस क्षेत्र का साहूकार है जो अनाज खरीदता है, जिसको बिचौलिया कहते हैं, इंटरमीडिएटरीज कहते हैं, अड़ौती कहते हैं, वो अपना तराजू लेकर के और अपनी गाड़ी लेके पहुंच जाता है। तो कहता है सरकार ने एमएसपी अनाउंस किया है, उससे कम रेट पे थोड़ा सा हम दे रहे हैं, कैश पैसा आपको दे रहे हैं, यहीं बेच दो। अब किसान भी बहुत सारी चीजें सोचता है, दिमाग लगाता है, उसके पास बहुत सी लाइबिलिटी, जो उसके पास इतनी जिम्मेदारियां हैं बेचारे के पास कि उसने बहुत सारी चीज उधार ले रखा है। राशन वाले की दुकान पे उसके उधार है, इनपुट्स जो आगत उसने यूज किया है, जैसे डीजल लिया है, उर्वरक लिया है या फर्टिलाइजर यूज किया, सब जगह उधार लगा हुआ है। तो उसकी लाइबिलिटीज बहुत है और अचानक उसे सब कुछ पे करना है। तो वो इतना इंतजार नहीं कर पाता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पे सरकार को बेचेंगे, 10-15 दिन बाद मेरे खाते में पैसा आएगा, फिर सबका हम लौटाएंगे। उसे लगता है कि चलो 2-4 रुपए कम सही, यही बेचो। और दूसरा बड़ा समस्या यह है कि किसान के पास वो रखेगा कहां? तो बेचारा सोचता खेत में बेच के निपट लो भाई। अब ये ले लेते हैं, तो हर तरह के गेहूं ये खरीदते हैं जो बिचौलिए हैं। तो होता क्या है कि इनको बेचना है, इनके पास दो कस्टमर्स हैं। एक वो कस्टमर्स हैं जो आशीर्वाद कंपनी है, फॉर्चून है, या जो भी आटा या फिर इस तरह की बड़ी कंपनियां जो है, वो फ्रेश चीज लेंगी। तो ये अपने पूरे खरीदे गए चीज को दो भागों में बांट लेते हैं। एक तो वो क्या करते हैं, जो फ्रेश होता है या बहुत अच्छा गुणवत्ता का चीज होता है वो बेच देते हैं ऐसी प्राइवेट कंपनियों को। और जो खराब होता है, बैड क्वालिटी का होता है, कहां बेचते हैं?
न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार को, जो एकदम खराब क्वालिटी। अब इसका परिणाम क्या आता है कि खराब क्वालिटी की चीजें ही ली जाती, ठीक है। फिर उसके बाद से दूसरा प्रॉब्लम है स्टोरेज का। भंडारण की समस्या क्या होती है, आज भी हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटीज बहुत अच्छी नहीं है, बहुत सा अनाज वेस्ट हो जाता है। यूएनओ की रिपोर्ट कहती है कि 20 to 30% जो हमारे फूड ग्रेन्स है वो बर्बाद हो जाते हैं। और अब एक तो खराब क्वालिटी का खरीदा है, सही से इसे रख नहीं पा रहे हैं, तो भंडारण की एक बहुत बड़ी समस्या है। अब क्या है, यहां पे एक और समस्या आ जाती है, अल्टरेशन, मिलावट की समस्या। खराब क्वालिटी का पहले तो अनाज है या चावल है, गेहूं, उसमें कंकड़ मिला दिया 5 किलो। अब 1 क्विंटल में 5 किलो कंकड़ मिला के पता कहां चल रहा है, तो उसको रख लेते हैं। यानी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है, अल्टरेशन, मिलावट की समस्या। भंडारण की समस्या है, लैक ऑफ स्टोरेजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर या अवसंरचना ऐसी अच्छी नहीं है कि हमारे पास अच्छे भंडार गृह हो, ये समस्या हो सकती है। फिर यहां से जब ये निकलता है तो काले बाजारी की समस्या, काले बाजारी की समस्या, जहां इसको पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंचता है, किसी दूसरे जगह चला जाता है। करप्शन, लीकेजेस जो मैं बता पा रहा हूं उसकी समस्या है। फिर कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, केंद्र और राज्य के बीच बेहतर सामंजस्य की समस्या है। सहकारी संघवाद बहुत अच्छे से फॉलो नहीं हो रहा है, एक वर्ड मैंने यूज किया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सहकारी संघवाद का मतलब है देयर मस्ट बी गुड रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। इस सेंटर और स्टेट के बीच में कॉपरेशन नहीं हो पाता है, प्रोक्यूरमेंट को लेकर के, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के, एक बहुत बड़ी समस्या है। अब फिर क्या है, वितरण के लेवल पे क्या समस्या हो सकती है, वितरण लेवल पे समस्या ये हो सकती है कि भाई होस्ट बेनिफिशरीज, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को जानबूझ के बीपीएल में रखे हुए हैं, तो जो क्लासिफिकेशन है एपीएल और बीपीएल का वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीपीएल है नहीं लेकिन फिर भी बीपीएल का कार्ड धारक किए हुए हैं, वो ले रहे हैं इस चीज को लेकर के। फिर जो अवेयरनेस की कमी लोगों के अंदर है, इंफॉर्मेशन अच्छा नहीं है, कब कितना अनाज उन्हें मिलना चाहिए, क्या है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसके तहत वो क्या चीजें कैसे काम करता है, वो उन्हें नहीं पता है, जिसके कारण ये अवेयरनेस कम होने के कारण, अपने राइट्स ना जानने के कारण, अब मान लीजिए उसे मिलना 5 किलो या 2 किलो दे दिया, अब वो अपनी बात कहीं नहीं रख सकता, तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग की संख्या ज्यादा दिखाई जाती है जबकि रियल बेनिफिशरीज बहुत कम है, ये एक बहुत बड़ा समस्या है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं के कारण लोकल लेवल पे लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत कम है, अवेयरनेस बहुत कम है, जो मैंने कहा। तो ऐसे 7-8 मुद्दे हैं जो आप कह सकते हैं खरीद से लेके, भंडारण से लेके वितरण तक समस्याएं हैं इस सिस्टम में। और उसका परिणाम ये है, मैं आपको बताऊं, आप ना थोड़ा सा पलट के देखिए, जिसको जिसको भी ये कोटा मिला हुआ है, हालांकि स्थितियां बड़ी ट्रांसपेरेंट हो चुकी हैं, हो भी रही हैं दिन पर दिन, लेकिन पहले लोगों ने बहुत इस चीज को लेकर के लीकेज का फायदा उठाया और उनकी माली हालत बहुत अच्छी होने लगी, ये एक फैक्ट बात है। तो अगर आप चैलेंजेस पूछ रहे हैं तो मुझे लगता है कि 7-8 पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं कि खरीद पे क्या समस्या है, अल्टरेशन की प्रॉब्लम है। अगर मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइज करूं, देखिए मेरे साथ, क्वालिटी फूड इंश्योर नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार की समस्या है एफसीआई ऑफिसर्स पे, मिलावट की समस्या है, भंडार गृह नहीं है ये समस्या है, बेहतर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है इसकी ये समस्या है, वेस्टेज ऑफ फूड ग्रेन हो रहा है ये समस्या है, वहां से जब चल रहा है सही जगह नहीं जा रहा है, कालेबाजारी, ये अलग समस्या है। होस्ट बेनिफिशरीज, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बीपीएल और एपीएल के परिभाषा का जो अच्छे से क्लासिफिकेशन होने ना कारण वो फायदा उठा लिया है, वो ये अलग समस्या है। फिर जितने नंबर्स होने चाहिए उससे बहुत ज्यादा नंबर्स में लोग हैं, वो अलग समस्या है। और इसके अगर इंस्टीट्यूशनल लेवल पर प्रॉब्लम्स की बात करेंगे तो ये भी कह सकते हैं इससे सब्सिडी का बर्डन बढ़ रहा है।
भाई इसमें गवर्नमेंट भी तो है। गवर्नमेंट की सब्सिडी का बर्डन मतलब सरकार भाई इसका मान लो सरकार 25 रुपए या 20 रुपए किलो में खरीद के आपको मुफ्त दे रही है, 20 रुपए का घाटा सरकार को हो रहा है ना, यही तो सब्सिडी है। अब ये बहुत बड़ी संख्या में बढ़ता जाएगा, घोस्ट लोग, ऐसे लोग जो जिनकी जरूरत नहीं है उनको भी दिया जाएगा, तो सरकार का बर्डन तो बढ़ने वाला है। और जब सरकार का बर्डन बढ़ता जाएगा तो इसका परिणाम क्या आएगा? सरकार के अंदर घाटे होंगे, फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। क्योंकि आपको बताओ राजकोषीय घाटा का फॉर्मूला क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग मार्केट बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज। यानी कुल खर्च ऋण कुल आय, बाजार से उधारी और अन्य देयताओं को छोड़कर, उसको निकालकर। तो मैं आपको बताऊं, सब्सिडी एक ऐसा खर्च है जिसे राजस्व खर्च कहते हैं। राजस्व खर्च वो खर्च होता है जिससे ना तो कोई एसेट का क्रिएशन होता है और ना ही कोई लायबिलिटी खत्म होती है, सरकार को कोई बोझ खत्म नहीं होता है। मान लीजिए आपकी आय हो रही है, आप ऐसा खर्चा कर रहे हैं जिस खर्चे का कोई बहुत मतलब है नहीं, तो इसको जरूरत से ज्यादा क्यों बढ़ाएंगे आप? तो रियल बेनिफिशरीज तक चीजें ना पहुंचने के कारण क्या हो रहा है, ये सरकार का घाटा बढ़ा रहा है बहुत तेज, सरकार का टेंशन बहुत तेज बढ़ा रहा है। इसलिए ये भी एक बड़ा चैलेंज हो चुका है सरकार के लिए कि सरकार का राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये चैलेंजेस का पार्ट है। अब सजेशन का पार्ट देखते हैं, क्या क्या सजेशन करना है, एक एक पॉइंट देख लेते हैं। पहला क्या करना है? अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है? भाई ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी तय करना है। जब खरीदा जा रहा है अनाज, तो ये क्या करना है? अब देखिए क्वेश्चन का दूसरा पार्ट अब आ रहा है, ट्रांसपेरेंट एंड इफेक्टिव। तो पहली चीज तो क्या करना है, जो ऑफिशियल्स खरीद रहे हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी सेट करनी है कि भाई अच्छा फूड ग्रेन खरीदना है, क्वालिटी फूड ग्रेन खरीदना है, एकदम खराब नहीं खरीद लेना है, जो खुश बेचने वाला, दान करने वाली चीज है। और देखो हमारे समाज में एक बहुत सिंपल सी बात है, जो देने वाला जो सिचुएशन है, जब हमें किसी को देना होता है सरकारी काम के लिए, किसी चीज के लिए दान करना, कुछ करना, था सबसे खराब वाली चीज उठाते हैं हम, या सबसे लो क्वालिटी की चीज देते हैं। दुकान पे कभी जाइए तो दुकान वाला पूछता भी है, भैया पहनना है कि देना है? तो देना है तो सबसे कम क्वालिटी का है। तो ये अकाउंटेबिलिटी सेट करनी है यार, कि जो भी फूड ग्रेन आप दे रहे हो भैया, क्या होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी इंश्योर करिए आप। और अगर उसको नहीं सेटअप कर पा रहा है तो सस्पेंड करो उसे, पनिश करो। पहला तो सुधार यही करना है। दूसरा सुधार करना है ट्रांसपेरेंसी। जो भी प्रोक्योरमेंट हो रहा है, जैसे जैसे इंप्लीमेंट हो रहा है, उसको आपको ट्रांसपेरेंट करना है, सारी चीजें अकाउंटेड होनी चाहिए, सारी चीजें कंप्यूटराइज्ड होनी चाहिए। और इससे इस चीज को लेकर के आपको क्या करना है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना है। जब डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था हो जाएगी, अकाउंटेबिलिटी सेट हो जाएगी, तो चीजें आसान हो जाएंगी। फिर लीकेजेस को कम करना है। जो ऑफिसर्स बीच में लीकेजेस कर रहे हैं, लीकेज मतलब रिसाव। रिसाव का मतलब क्या होता है? लीकेजेस को लेकर के राजीव गांधी जी जो हमारे प्रधानमंत्री रहे, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है और गांव तक आते आते वो 10 पैसा रह जाता है, 90 पैसा बीच के ब्यूरोक्रेट्स खा जाते हैं। ये लीकेजेज है। तो इस सिस्टम में जो लीकेजेज है उसको मिनिमाइज करना चाहिए, यानी जो करप्शन की स्थिति है उसको मिनिमाइज करना। दूसरी बात कहा उन्होंने कि भाई ई शॉप्स, ई पीडीएस ट्रांसपेरेंट करने के लिए ई शॉप्स को बहुत ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। ये सब कुछ डिजिटल कर दो, कंप्यूटराइज्ड कर दो, तो अपने आप लीकेजेस क्या होंगे, कम होगी। फिर ट्रांसपोर्टेशन में यूज जीपीएस सिस्टम। जैसे छत्तीसगढ़, तमिलनाडु इसका बहुत अच्छा उदाहरण है कि भाई राशन चला तो जीपीएस लगा दो, पता रहेगा कहां तक जा रहा है, गांव तक पहुंच रहा है कि नहीं, सही जगह पहुंच रहा है कि नहीं, कहीं दूसरे जगह चल के खत्म तो नहीं हो गया, हट तो नहीं गया। तो ये चीज करना, जीपीएस सिस्टम का यूज करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन में हम उसको बेटर करने के लिए कर सकते हैं। तीसरा क्या है? कंप्यूटराइजेशन ऑफ द सिस्टम। सारे सिस्टम को कंप्यूटराइज्ड करो, रोज की रोज रिसीविंग हो और सारी चीजें बताई जाए,
एक जगह मॉनिटरिंग किया जा सकता है, तो कंप्यूटराइजेशन। दूसरा क्या कह रहा है, आधार राशन लिंक, आधार कार्ड और राशन कार्ड को क्या कर दो, लिंक कर दो। जैसे आधार कार्ड से राशन कार्ड लिंक हो, क्योंकि आधार और पैन भी लिंक हो चुका है, तो हमें रियल नंबर ऑफ बेनिफिशरीज, वास्तविक नंबर ऑफ जो लाभार्थी है पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी का आधार डाला हमने, अब जैसे अब सब जगह आधार लगने लगा, आधार डाला तो देखा डीएल भी है इनके पास, आधार लगा हुआ, एक गाड़ी भी इनके पास आधार लगा हुआ है, और उसके बाद से अगर पैन लिंक है तो हर खाते में कितना पैसा ये भी पता चल जा रहा है। फिर इनके पास नाम पे बंदूक भी है, और ये लाभ ले रहे हैं किसका, ए वाई का, अंत्योदय अन्न योजना का, यानी पुअरेस्ट अमंग द पुअर, गरीबों में गरीब बैठे हुए हैं ये। तो सरकार तुरंत पकड़ लेगी इसको, और वहां से इनका राशन कार्ड कैंसिल हो जाएगा। यानी घोस्ट बेनिफिशरीज को हटाने के लिए आधार और राशन लिंक किया जा सकता है, सरकार इस पे काम भी कर। फिर बायोमेट्रिफिकेशन, सजेशन दे सकते हैं आप कि भाई बायोमेट्रिक शुरू कर दिया जाए। बायोमेट्रिक हो जाने से क्या हो जाएगा, जो रियल बेनिफिशरीज जो थंबनेल लगाएंगे अपना, उन्हें उतना मिलेगा। जो फेक बेनिफिशरीज हैं, घोस्ट बेनिफिशरीज हैं, जैसे होता क्या है कि वोटर लिस्ट में नाम है, उस गांव में रह ही नहीं रहे हैं या पलायन कर गए, उनके नाम पे भी राशन आ रहा है, कोई और उठा रहा है, तो ये बायोमेट्रिफिकेशन हो जाएगा कि जो रियल बेनिफिशरीज है वही पाएगा, दूसरा नहीं पाएगा। तो इसको कर सकते हैं। फिर सोशल ऑडिट, यानी लोकल लेवल पे एक और सजेशन दिया जा सकता है कि लोकल लेवल पे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, एनजीओज हैं, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए, और उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा के ये कहा जाए कि आप इस पूरे प्रक्रिया को क्या करो, देखो, उसको समझो, उस शॉप पे क्या क्या गड़बड़ हो रहा है वो रिपोर्ट करो, और प्रॉपर तरीके से उसकी ऑडिटिंग हो, जो गलत हो उसको पनिशमेंट दिया जाए। तो एक सुझाव ये हो सकता है सोशल ऑडिटिंग के लिए। फिर डीबीटी, और अगर लगता है ये सिस्टम बिल्कुल ठीक नहीं काम कर रहा है, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की भी व्यवस्था की जा सकती है। हिंदी में इसको कहते हैं प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, यानी राशन कार्ड के थ्रू पूरी सिस्टम को बना करके बांटने से अच्छा है सीधे खाते में पैसा डाल दो, जो बीपीएल से है, कि भैया आप मार्केट से खरीद लो, इस पूरे सिस्टम में उससे झंझट खत्म हो जाएगा, ना खरीदना होगा ना बांटना होगा। ठीक है, हालांकि खरीदते हम दूसरे पर्पज से भी है, हमें स्टोरेज रखना, अपना बचा के रखना है, लेकिन पीडीएस व्यवस्था को फाइनली एक सजेशन भी दिया सकता है कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, अनाज ना दे के सीधे पैसा दे दे, क्योंकि हम पैसा दे के कहीं से खरीद रहे हैं, वो पैसा सीधे खाते में दे दे, तो ये किया जा सकता है। तो ये था सजेशन। अब चलिए इस क्वेश्चन का पार्ट देखते हैं। कह रहा है व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ पीडीएस सिस्टम। अभी चैलेंज के बारे में बात किया हमने। इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट इंप्लीमेंट कैसे हो सकता है इस चीज के लिए, तो देखिए इस आंसर्स के इंट्रो पार्ट में आप बताइए व्हाट इज पीडीएस। पीडीएस की डेफिनेशन बता सकते हैं इंट्रो पार्ट में। ये बड़ा थोड़ा सा आसान सा इंट्रो होगा, लेकिन इसको और थोड़ा इफेक्टिव बनाने के लिए आप पीडीएस की थोड़ी भूमिका बताइए कि अभी कोविड आने के बाद पीडीएस सिस्टम कैसे लाइफलाइन बनी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की। इसको देखते हुए यह पब्लिक वेलफेयर की सबसे अच्छी स्कीम है, लार्जेस्ट स्कीम है भारत सरकार। तो थोड़ा करंट से अपडेट करते हुए, या सरकार ने अनाउंसमेंट किया है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, नेक्स्ट 4 के लिए, 3 ईयर्स के लिए हम फ्री अब राशन कार्ड देंगे, लोगों को राशन देंगे। सरकार ने कहा कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड की सुविधा दी गई कि आप भारत के किसी कोने में रहें, वो राशन कार्ड आपका इंटीग्रेटेड, एकीकृत राशन प्रणाली हो जाएगी कि आप उससे राशन पा सकते हैं। तो ये करंट की चीज जोड़ते हुए पीडीएस की परिभाषा बताइए इसमें भूमिका में। दूसरा, मेन बॉडी पार्ट में क्या बता सकते हैं, सीधे सीधे चैलेंजेस क्या क्या हैं। चैलेंजेस 3 लेवल पे बताइए। एक तो चैलेंज बताइए प्रोक्यूरमेंट लेवल पे, स्टोरेज के लेवल पे, डिस्ट्रीब्यूशन के लेवल पे, और गवर्नमेंट के लेवल पे। और जब भी चैलेंजेस हो तो 2-3 बड़े कॉमन चैलेंज, एक लैक ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता की कमी, किसी भी चीज का चैलेंज अगर लिखना हो। दूसरा, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। तीसरा, लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव विल, प्रशासनिक इच्छा शक्ति की कमी। ये 3 पॉइंट तो सब जगह सेट हो जाएंगे चैलेंज में।
यहाँ भी सेट हो जाएंगे। लोग जागरूक नहीं है, प्रशासनिक अधिकारी चाहते नहीं है, राजनीतिक रूप से बहुत अच्छा असर नहीं चाह रहा है, तभी तो चैलेंज हो रहा है इसके साथ। फिर सजेशंस, अभी जो मैंने बताए, और देखिए सजेशन क्या है, सोल्यूशन के रूप में होना चाहिए। सजेशन कैसा होना चाहिए? सजेशन शुड बी विद सोल्यूशन। जैसे किसी ने आपसे आपसे कोई आके पूछ लिया कि सर हम आईएएस बनना चाहते हैं, तो आप सजेशन पढ़ो, तो ये कोई सजेशन थोड़ी होता है। फिर क्या सर कैसे कह रहे पढ़े, तो बोले मेहनत करो, तो ये कोई सजेशन थोड़ी होता है। सजेशन जिसको भी देना है सोल्यूशन के साथ देना है। जैसे आप ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, तो बताइए कंप्यूटराइजेशन करो, आधार कार्ड के साथ राशन कार्ड को लिंक करो, बायोमेट्रिफिकेशन करो, ये है ट्रांसपेरेंसी सोल्यूशन के साथ। अगर आप कह रहे हैं कि भाई प्रोक्योरमेंट में दिक्कत आ रही है, तो अकाउंटेबिलिटी सेट करो, जो ऑफिसर गड़बड़ करे उन्हें पनिश करो। ये होता है सजेशन विद सोल्यूशन। और फिर कंक्लूजन में बताइए। कंक्लूजन देखिए हमेशा दो तीन बातें हैं। कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। कंक्लूजन प्रो गवर्नमेंट होना चाहिए, सरकार की तरफ से होना चाहिए। कंक्लूजन हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए। कंक्लूजन हमेशा फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, यानी भविष्य की ओर बात करने वाला होना चाहिए। तो इसमें कंक्लूजन में आप बता सकते हैं कि चैलेंजेस तो हैं, लेकिन भारत सरकार इस पे लगातार काम कर रही है, जिसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड, जिसमें पूरे भारत को इंटीग्रेट कर दिया गया। इसमें और बातें कह सकते हैं आप कंक्लूजन के अंदर भी फॉरवर्ड में, कि अब बायोमेट्रिफिकेशन किया जा रहा सब जगह, और जिसका परिणाम ये हो रहा है कि ये स्कीम जो है लार्जर स्केल पे सीधे रियल बेनिफिशरीज तक पहुंच पा रही। तो ये कोशिश कीजिएगा। ये था पीडीएस सिस्टम। आगे अगले वीडियो में एक और टॉपिक के साथ और इफेक्टिव तरीके से मैं आपके पास आऊँगा। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, इंतज़ार करिए, देखते रहिए अर्थ की पाठशाला। और क्या हो सकता है इसमें, और क्या बातें की जा सकती हैं, और किन टॉपिक्स पे आप सुनना चाहते हैं या इस पे पढ़ना चाहते हैं, इस चीज़ को लेकर के कमेंट बॉक्स में वो भी बताइए। उन टॉपिक्स में मैं तैयार करूँगा चीज़ों को लेकर के, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म पे बस आपके लिए आया हूँ, आपको बताने के लिए आया हूँ, और हम सब मिल करके लर्न करेंगे, क्योंकि लर्निंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, वो धीरे धीरे चलेगा। तो देखते रहिए अर्थ की पाठशाला।